की गुफा। मोहन और प्रकाश दोनों भाई थे। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने को अक्सर तैयार रहा करते। एक दिन दोनों अपने खेतों की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी माँ सुमन उन्हें टोकती है। अरे मोहन, प्रकाश, कहाँ जा रहे हो? दोपहर के लिए खाना तो ले जाओ। अरे माँ को कितनी बार बोला है, जब हम कहीं जाया करें तो आप हमें टोका मत करो, सारा दिन खराब हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें टोकू ना तो जो खाना मैंने बनाया है वो खराब हो जाएगा, उसका क्या? अरे माँ, प्रवचन की जगह अब रोटी दे दो तो हम काम पर निकले। मोहन और प्रकाश सुमन से खाना लेकर काम पर निकल जाते हैं और सारा दिन खेतों में काम करते हैं। काम करते हुए दोनों को बहुत पसीना आता है और मोहन अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करने से हमें कोई भी सफलता मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह शहर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक काम करते हैं, दोपहर का समय है, चल शहर का एक चक्कर काट कर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है, और हम रात तक तो आ ही जाएंगे। मोहन और प्रकाश शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वापस आते हुए उन्हें बहुत रात हो जाती है और वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे और रास्ता भटक जाते हैं। भाई कब से चल रहे हैं, लेकिन हमारा गांव तो आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए। लानत है, हम दोनों इस गांव में ही जन्मे, इस गांव में ही बड़े हुए, और अब अपने गांव का ही रास्ता हम दोनों को याद नहीं आ रहा। दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक मौसम का रुख बदलता है और तेज आंधी चलने लगती है और ये देखकर मोहन कहता है, भाई देख, कितनी जोरों की आंधी चल रही है। मैं तो फिर भी समझ जाऊंगा, लेकिन तू कितना दुबला पतला सा है। अगर उड़ गया तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अगर तेरा मजाक हो गया हो तो वो देख, सामने गुफा नजर आ रही है, हम दोनों वहाँ पर आराम कर लेते हैं। मोहन और प्रकाश अब उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस गुफा में दाखिल होते हैं तो पहले तो वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हो जाती है। अंदर जाने पर उन्हें ठंडक महसूस होती है, जो बाहर की ठंडक से भी ज्यादा थी। तभी गुफा से एक आवाज आती है, स्वागत है तुम दोनों का मेरे अंदर। भूत भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही? हमें ऐसे टाइम पर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है इस गुफा के अंदर या तो कोई चोर डाकू छुपा हुआ है या कोई भूत है। भाई तू तो डर ही रहा है। नीचे देख, नीचे तेरी तो पतलून गीली हो गई। चल चल चल, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। निकल तो तुम तब पाओगे ना जब तुम्हें निकलने का दरवाजा मिलेगा, क्योंकि मैंने इस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। अरे कौन हो भाई, क्यों हमें डराकर हमारी जान निकालना चाहते हो? और अगर हमारी जान भी लेनी है ना तो एकदम से ले लो, डरा डरा कर मत लो। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक जादुई गुफा हूँ और अब तुम दोनों के पास निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम्हें अपने हाथों से इस गुफा के अंदर की जमीन को खोदना होगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से एक हथौड़ा मिलेगा, और जैसे ही तुम उस हथौड़े से मुझ पर वार करोगे तो मैं जादुई गुफा से एक आम गुफा बन जाऊंगा, और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो, और मैं तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। अब मोहन और प्रकाश मरते क्या ना करते, दोनों के दोनों गुफा के अंदर की जमीन को खोदने लगते हैं, जिसमें से उनको एक हथौड़ा मिलता है और तुरंत ही वो दोनों बाके बिहारी का नाम लेकर उस हथौड़े से गुफा पर पहला वार करते हैं। और तभी वहाँ पर एक प्रकाश उजागर होता है और अचानक ही गुफा में एक साधु प्रकट होकर कहता है, मैं वर्षों से इस गुफा में रह रहा था। दरअसल मैं एक साधु हूँ और मैं प्रभु की तपस्या में इतना लीन हुआ कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, जिसका विलाप मेरी पत्नी करने लगी, और मरते हुए उसने मुझे शाप दिया कि अब हमेशा के लिए मैं इस गुफा में ही रह जाऊं, और मैं एक जादुई गुफा बन गया। लेकिन आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। साधु ये कहता है और तभी एक छोटा सा पत्थर मोहन प्रकाश को देता है। ये लो, ये जादुई गुफा का पत्थर है, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। अरे बाबा जी, हमें तो लगा था कि आप हमें कोई हीरा चांदी देंगे, और आप हमें ये दे रहे हैं। इतने पत्थर दिल हैं क्या आप?
दरअसल ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जादुई गुफा का पत्थर है। और इस पत्थर को जैसे ही तुम अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो तुम कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन इसका इस्तेमाल एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है, और जैसे ही पहर बदलेगा, यानी सुबह की दोपहर होगी या शाम की रात होगी, तो तुम वापस सबको दिखने लगोगे। साधु ये बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद गुफा का द्वार खुल चुका था तो मोहन और प्रकाश घर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसने वाले होते हैं, प्रकाश उस पत्थर की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने हाथ में रगड़ता है और अचानक ही वो अदृश्य हो जाता है। अरे मोहन, तू आ गया? और प्रकाश कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे कैसी बातें करती हो, यही तो खड़ा है मेरे बगल में। मोहन ये कहकर जैसे ही अपने बगल में देखता है तो उसे प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि वो अदृश्य हो चुका था। ये देखकर अब मोहन बात को संभालते हुए कहता है, माँ आप जानते ही हो ना, प्रकाश कितना आवारा है, जरूर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर निकल गया होगा। मोहन की ये वाली बात सुनकर प्रकाश उसे घूंसा मारता है। मोहन अपने घर में आता है और खाना वाना खाकर सो जाता है और प्रकाश भी उसके बगल में सोता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, प्रकाश सबको दिखने लगता है और सुमन सुबह के समय उससे कहती है, अरे ओ नालायक, कहाँ था तू पूरी रात? माँ मैं तो यही था, मेरा मतलब आपके दिल में। आप फिक्र मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद में मोहन और प्रकाश वापस अपने खेतों की तरफ जाते हैं और प्रकाश अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर कहता है, भाई अपने हाथों खजाना लग गया है, अब हमें काम वाम करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही बहुत पैसा छाप सकते हैं। तो कहना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पत्थर से आखिर हम क्या कर सकते हैं? चोरी भाई चोरी, उस जादुई गुफा ने हमें पत्थर दिया है, अब हम जैसी मर्जी घर घर में अदृश्य होकर घुस सकते हैं और सामान और पैसा लेकर वहाँ से भाग सकते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। मोहन भी प्रकाश की बातों में आ जाता है। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अब गांव में चोरियां करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से एक भाई अदृश्य होता और चोरी करता, जिसके बाद वो उसी गुफा के अंदर उन सामानों को ले जाकर छुपा दिया करते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मोहन और प्रकाश बहुत सारा सामान जमा कर लेते हैं। भाई अब तो अपनी ऐश है, हमने बहुत सारा पैसा और जेवर चोरी कर लिए हैं, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हम इस सारे धन को बांटकर आराम की जिंदगी जीते हैं। तू सही बोल रहा है, ना ही हम उस जादुई गुफा में जाते और ना ही वो साधु अपनी बीवी द्वारा दिए गए शाप की कहानी बताता, ना ही हम उसे शाप से मुक्त करते और ना ही वो जादुई गुफा हमें पत्थर देती। और अब देख, उस जादुई गुफा से मिलने वाले पत्थरों से हम कितने अमीर हो गए हैं। मोहन प्रकाश खेत में बैठकर ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि सुमन, जो कि उन दोनों को दोपहर में खाना देने के लिए इस बार खुद आई थी, उसने एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बच्चे बुराई की राह पर निकल गए हैं। जिसके बाद जब रात को उसके दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो मोहन की जेब से उस पत्थर को निकाल लेती है और जैसे ही मोहन प्रकाश अगली सुबह जादुई गुफा में अपना धन रखने के लिए जाते हैं तो सुमन उस पत्थर को अपने हाथ पर रगड़कर गायब होकर वहाँ उनके सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों ये सब करते रहोगे और मुझसे बच जाओगे? अब तुम कौन हो? और तुम तो आदमी थे ना, तो तुम्हारी आवाज औरत की कैसे हो गई? और तुम तो मुक्त हो गए थे, तो फिर यहाँ कैसे? मूर्खों, तुम्हें जादुई पत्थर लोगों की मदद करने के लिए मिला था, ना कि ये सब काम करने के लिए। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उस साधु की बीवी हूँ जिसकी मृत्यु के विलाप में ही साधु जादुई गुफा में बदल गया था। भाई प्रकाश, भाग ले यहाँ से। जिस औरत ने अपने पति को जादुई गुफा बना दिया और उस पर रहम नहीं किया, वो हम दोनों अजनबी के ऊपर क्या ही रहम करेगी। मोहन और प्रकाश जी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन अदृश्य हुई सुमन उन दोनों को खूब मारती है। जिसके बाद दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है और फिर सुमन कहती है, अरे मूर्खों,
अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूं, तो आज तक तुमने जिस जिस के घर से ये सारा पैसा चुराया है, चुपचाप से उन्हें वो सारा पैसा देकर आओ, वरना एक को तो मैं जादू से घर में बदल दूंगी और एक को जादुई कुएं में। मोहन और प्रकाश दोनों बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो सारा सामान जहाँ जहाँ से उन्होंने चोरी किया था वहाँ पर वापस छोड़ देते हैं। सुमन भी भोली भाली सी बनकर एक पहर के बाद वापस आ जाती है और उस पत्थर को मोहन के कुर्ते में वापस डाल देती है। लेकिन अब मोहन और प्रकाश को अक्ल आ गई थी और वो समझ गए थे कि उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और भले कामों के लिए करना है, वरना वो जादुई गुफा उन्हें सजा देगी, जो कि असल में खुद उनकी माँ सुमन ही थी। मोहन प्रकाश के लिए ये राज हमेशा राज ही रह जाता है। इन विदेशियों को गांव घुमाने का कुछ तो फायदा हुआ। यस, व्हाई नॉट। इस तरह वो विदेशी राघव को अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, जिसके लिए राघव हाँ कर देता है। ये बात राघव जब अपने पिता को बताता है तो वो बहुत ही अचंभित होता है और वो राघव से कहता है, भला ये विदेशी लोग तुम्हें शहर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें मेरी अंग्रेजी भा गई और मेरी चतुराई के बारे में तो आप जानते ही हैं। देखना, शहर में जाकर अपना काम शुरू करूंगा पापा। लेकिन बेटा, तू शहर में अपने माँ बाप से इतना दूर अकेले कैसे रह पाएगा? क्या तुझे हम लोगों की याद नहीं आएगी? ऐसी बातें क्यों करती हो भाग्यवान? ये जो चाहता है इसे करने दो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम कल को ये हमें इस बात का दोष तो नहीं देगा कि हमारी वजह से ये जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। पापा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपका चतुर बेटा जो भी काम करेगा उसमें सफल होकर रहेगा। कुछ ही दिनों में राघव अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उन विदेशियों के साथ शहर के लिए निकल जाता है। ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो सभी आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं, नाई का बिटवा तो बहुत चतुर निकला बंसी भैया। देखा, गांव से शहर जाने का जुगाड़ निकाल ही लिया। सही कह रहे हो भोला, लेकिन शहर जाकर रहना हर किसी के बस की बात कहाँ है। मुझे तो लगता है 2-4 दिनों में परेशान होकर लौट आएगा। लगता तो हमको भी यही है। अरे यहाँ रहता, अपने पिता की दुकान संभालता, इसमें भला क्या बुराई थी जो भटकने के लिए शहर जा पहुँचा। अपनी अपनी मर्जी है भोला। और वैसे भी आजकल के बच्चों को समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जहाँ गांव वालों की अपनी अलग सोच थी, तो वहीं चंदन नाई और उसकी पत्नी बेटे के शहर चले जाने से थोड़े उदास थे। दोपहर के समय शांति खाना लेकर दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि चंदन वहां अकेला गुमसुम बैठा होता है। तभी वो उससे पूछती है, आप ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं जी? और दुकान में एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? दोपहर के समय दुकान पर कम ही ग्राहक आते हैं शांति। ठीक है, फिर आप खाना खा लीजिए, वरना कोई ग्राहक आ गया तो आपको खाना खाने का समय ही नहीं मिलेगा। मन नहीं कर रहा खाने का शांति। पहले राघव आता था खाना देने तो उसके साथ बातें करते हुए खाना गले से उतर भी जाता था, लेकिन अब तो वो भी शहर चला गया। याद तो उसकी मुझे भी आती है। पता नहीं शहर में ठीक से खाता पीता होगा भी या नहीं। फोन भी तो हफ्ते में एक ही बार करता है। तभी दुकान के बाहर से गुजर रहे बंसी के कानों में उनकी बातें पड़ती है तो वो हंसकर कहता है, अभी तो फोन आ भी रहा है शांति बहन, कुछ दिनों बाद तो वो भी बंद हो जाएगा, देखना। कैसी बातें करते हो बंसी तुम? सही कह रहा हूँ चंदन। अरे तुम्हारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, वहाँ जाकर किसी छोटे मोटे काम के चक्कर में फंस गया होगा और अब वहाँ से निकल नहीं पा रहा होगा। अरे चंदन, शहर के लोग गांव जितने शरीफ नहीं होते हैं। उसकी बातें सुनकर शांति को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। समय गुजरता है और राघव को शहर गए 6 महीने बीत जाते हैं। चंदन नाई रोज की तरह दुकान पर पहुंचकर अपने काम पर लग जाता है। आज रविवार था, इसीलिए बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है तो सभी की नजर उस गाड़ी पर जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राघव था। अरे ये तो अपना राघव का बिटवा है। क्या हुआ, शहर वालों ने भगा दिया क्या? भगाना होता तो तभी भगा देते जब शहर गया था काका।
मैं तो यहाँ अपने पापा को ले जाने आया हूँ। उसे देखकर चंदन नाई की आंखें भर आती है और वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। पापा, मैंने कहा था ना, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। शहर में मैंने अपना खुद का एक गैरेज खोला है, जिससे अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा हूँ। क्या बात है, नाई का बेटा तो चतुर के साथ साथ बहुत होशियार भी निकला। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। तू सही कहा करता था, नाई का बेटा नाई ही बने ये कोई जरूरी नहीं। चल बेटा, तेरी माँ भी तेरी राह देख रही होगी। तभी दोनों वहाँ से घर जाते हैं और राघव को देखकर शांति की आंखों को मानो सुकून सा मिल जाता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद राघव अपने माता पिता को भी शहर ले जाता है और बुढ़ापे में उनके दिन आराम से गुजरते हैं। और इस तरह जादुई गुफा बनकर सुमन अपने दोनों बेटों को सही राह पर ले आती है। चंदन नाई को विलासपुर गांव में सब जानते थे और जानते भी क्यों नहीं, गांव में हर कोई उसकी दुकान पर बाल कटवाने जाया करता था। एक रोज चंदन नाई गांव के एक आदमी भोला के बेहद करीब आकर उसकी दाढ़ी बना रहा था, तो भोला उसे घूरते हुए बोल पड़ता है। अरे चंदन भाई, अब क्या हमारे शरीर में घुस जाओगे? तनिक दूर होकर दाढ़ी बनाओ यार। माफ करना भोला भाई, दूर से जल्दी दिखता नहीं है ना, इसीलिए। ये उम्र का तकाजा है चंदन भाई, और कुछ नहीं। अपने बेटे को कहो कि काम में तनिक हाथ बटाए। भोला भाई, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। वो तो दुकान पर भी बड़ी मुश्किल से आता है, तो भला मेरा हाथ क्या बटाएगा। तो उसको समझाओ भाई, कब तक इस दुकान को अकेले चलाओगे? दोनों की बातें जारी होती है। तभी चंदन का बेटा राघव वहाँ खाना लेकर आता है। पापा, माँ ने खाना भिजवाया है, यहाँ रख कर जा रहा हूँ, खाना मत भूलना। अरे राघव बेटा, कौन सी गाड़ी छूटी जाती है तुम्हारी? तनिक दुकान में भी अपने पिता का काम संभाल लिया करो। दुकान संभालने के लिए पापा तो हैं भोला काका, तो मेरी यहाँ क्या जरूरत। बिटवा, दुकान पर रहोगे तो काम भी तो सीखोगे ना। कल को अपने पिता की जगह तुम ही तो ये काम संभालोगे ना। ये कैसी बात कर रहे हैं काका आप? अब नाई का बेटा नाई ही बने, ये जरूरी तो नहीं है ना। राघव की ये बात सुनकर भोला को बड़ी हैरानी होती है। तभी वहाँ और भी ग्राहक आ जाते हैं, तो चंदन नाई उनके बाल काटने में व्यस्त हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर भोला वहाँ से निकलने लगता है। तभी राघव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे काका, कहाँ भागे जा रहे हैं? दाढ़ी बनाने के पैसे तो देते जाओ। तुम भी अभी तक यही हो बिटवा? हमको लगा निकल गए होगे। हाँ, तभी तो आप बिना पैसे दिए यहाँ से निकल रहे थे। ना ना बिटवा, ऐसी कोनो बात नहीं है, हम तो बस अभी दे रहे हैं पैसे। नाई का बेटा तो बहुत चतुर है। सोचे थे आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब तो कौनो बहाना भी नहीं बना सकते। क्योंकि अब नाई का बेटा सामने ही खड़ा था, इसलिए भोला को न चाहते हुए भी उसे अपनी जेब से पैसे निकालकर देने ही पड़ते हैं। जिसके बाद भोला वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। चंदन नाई जितना भोला था, उतना ही चतुर और चालाक उसका बेटा राघव था। राघव हमेशा से चाहता था कि वो एक बड़ा आदमी बने, अपने पापा की नाई की दुकान संभाले। इस बात को लेकर घर में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक रोज चंदन थका हारा घर आता है, तो उसकी पत्नी शांति की नजर उसके हाथ पर जाती है, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी वो घबरा कर पूछती है, अरे आपके हाथ पर पट्टी कैसी? आपको गहरी चोट तो नहीं लगी ना? दिखाइए मुझे। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, अब वो दाढ़ी बनाते हुए उस तरह लग गया हाथ में, तो खून निकल आया। घबराने की कोई बात नहीं है। पापा, आपको संभल कर काम करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान ही कहाँ देते हैं। इतनी ही चिंता है अपने पापा की, तो तू दुकान पर इनकी जगह क्यों नहीं जाता? बड़ा हो गया है तू, अपने पापा की थोड़ी तो मदद कर ही सकता है उनके काम में। अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा तू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नाई का काम सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जिस काम में मेरा मन ही नहीं लगता, उसे करने का क्या फायदा है। मैं शहर जाकर कोई काम करना चाहता हूँ पापा। इस गांव में भला लोगों के बाल दाढ़ी बनाकर मुझे क्या ही मिलेगा। शहर जाना कोई खेल है क्या? उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसों के लिए कमाना पड़ता है। मुफ्त में तो तुझे कोई शहर नहीं पहुंचा देगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकूं। इतना कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, चंदन और शांति के लाख कहने पर भी राघव नाई का काम नहीं सीखता।
एक रोज गांव में कुछ विदेशी लोग आते हैं घूमने, लेकिन उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। राघव को अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ आती थी, जिसके कारण वो उन विदेशियों को गांव घुमाते हुए उनसे बातचीत करता है। 2-4 दिन तक गांव घूमने के बाद उनमें से एक विदेशी आदमी राघव से कहता है, यू आर सो गुड इन इंग्लिश। क्या तुम हमारे साथ काम करेगा?